देखिए हम तीनों आपातकाल को किस तरीके से क्लियर करेंगे शॉर्ट टाइम में, तो उसे हम देख लेते हैं। क्लियर। राष्ट्रीय आपातकाल, जिसको हम अंग्रेजी में नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। राष्ट्रपति शासन, जिसको हम अंग्रेजी में प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। वित्तीय आपातकाल, जिसको हम अंग्रेजी में फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं। क्लियर। वैसे इस टॉपिक का नाम है इमरजेंसी प्रोविजंस, मतलब कि आपातकाल उपबंध। आपातकाल उपबंध, ठीक। सबसे पहले तो ये जान लें कि ये जो भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपातकाल है, भारत ने किस देश के संविधान से लिए। तो एक पॉइंट तो ये याद रखना है, जर्मनी के वीमर संविधान 1833 से लिए। जर्मनी के वीमर संविधान 1833 से। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना है कि भारत में जो आपात उपबंध है वो कहाँ से लिए गए हैं। जर्मनी के वीमर संविधान 1833 1833 पूरा याद रखना है, एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है। क्लियर। 3 प्रकार के आपातकाल भारत में अब तक है। कितने प्रकार के आपातकाल दिए गए हैं? 3। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये भी याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा भारत में कितने प्रकार के आपात उपबंध हैं? 3। क्लियर। हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, जिससे कि बहुत बड़े टॉपिक को छोटे में कैसे क्लियर करें वो चीज देखेंगे। क्लियर। सबसे पहले हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है वो कैसे लगता है, पहले से ये जान लें। राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 3 प्रकार से लगाया जा सकता है। पहला, एक तो युद्ध, एक बाह्य आक्रमण। युद्ध, बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण। क्लियर। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 आधारों पर लगाया जा सकता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। इसमें यहाँ इस पॉइंट को यहीं पर कवर कर लें, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो आगे के लिए, यहीं के यहीं क्लियर करें। ये जो सशस्त्र विद्रोह है, पहले इसे आंतरिक अशांति के नाम से जाना जाता है। ये जो सशस्त्र विद्रोह है, इसे पहले आंतरिक अशांति के नाम से जाना जाता था। बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन अब ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि सशस्त्र विद्रोह को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो सशस्त्र विद्रोह को पहले आंतरिक अशांति के नाम से जाना जाता था। अब बात यह आ जाती है कि जब अब सशस्त्र विद्रोह कहा जाता है, पहले आंतरिक अशांति कहा जाता था, तो ये कब बदला गया? एक प्रश्न ये एग्जाम में बन जाता है। तो हम याद रखेंगे 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978, या कह सकते हैं 44 अमेंडमेंट 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तत्कालीन, जिस समय ये बात की गई, उन्होंने आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह शब्द में बदल दिया गया। तो यहाँ से ये बात याद रखनी है, इन 3 आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अब बात आ जाती है अगले स्टेप में हम क्या याद रखें। राष्ट्रीय आपातकाल, ये जो तीनों प्रकार के आपातकाल है, याद रखना, तीनों की घोषणा राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट। कुल मिलाकर इतना याद रखें, यहां से 3 प्रश्न एग्जाम में क्लियर हो जाएंगे
कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? प्रेसिडेंट। हालांकि आज तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा भारत में नहीं हुई है, ध्यान रखेंगे, कभी भी भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन करता है? राष्ट्रपति। बात समझ में आ गई होगी। अगले स्टेप में हम क्या याद रखें, ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है 1978 से पहले ये मौखिक रूप से कहने पर ही मंत्री परिषद के राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाता था, ऐसे ही कहने से साधा, समझ रहे हैं। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, इसी अमेंडमेंट के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये व्यवस्था कर दी गई कि मंत्री परिषद की लिखित सलाह आवश्यक है। राष्ट्रपति जो घोषणा करेगा नेशनल इमरजेंसी की, उसमें मंत्री परिषद की लिखित सलाह लेगा, ना कि मौखिक। ध्यान से सुनिए, पहले मौखिक थी, लेकिन कब से लिखित कर दी गई? 1978 से लिखित कर दी गई। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय मंत्री परिषद की लिखित सलाह आवश्यक है, यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो यह प्रावधान किया गया आपका 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ये प्रावधान कर दिया गया कि मंत्री परिषद लिखित लिखकर ये लिखित सलाह देगी, तब जाके क्या होगा? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा। क्लियर हुआ इतना? अगले स्टेप में हम इस तरीके से याद रखेंगे, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, जिसको हम फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं, ये दोनों मौखिक सलाह पर ही लागू कर दिए जाएंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मौखिक, और उधर भी हम लिख देंगे मौखिक। ये 3 प्रश्न आपके यहाँ से क्लियर हो जाने चाहिए, जिससे कि कंफ्यूजन ही ना हो। ये भी मौखिक और आपका ये भी मौखिक। स्टेप बाय स्टेप याद रखें, जिससे कि कंफ्यूजन ही ना हो। क्लियर? अब बात आ जाती है, राष्ट्रपति घोषणा करते हैं, ठीक कब करेंगे जी घोषणा? अगर भारत के किसी भाग में, या संपूर्ण भारत में राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह पर के आधार पर भारत की स्थिति खराब है, या उस स्टेट की खराब है, भारत के उस हिस्से की खराब है, तब राष्ट्रपति उस आधार पर क्या करता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। बात समझ में आ गई? राष्ट्रपति शासन की कब करता है? राष्ट्रपति शासन की करता है कि जब राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि जो राज्य का शासन है वो संविधान के प्रावधान के अनुरूप नहीं चलाया जा रहा, या फिर राज्य की सरकार है वो संविधान के प्रावधान के अनुकूल नहीं चल पा रही है, तब राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश करता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाना चाहिए, तो वो उस हिसाब से करते हैं। वित्तीय आपातकाल, अगर राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि या तो पूरे भारत में या भारत के किसी भाग में भारत के वित्तीय स्थायित्व संकट में है, या तो किसी भी राज्य में या किसी भी भाग में या संपूर्ण भारत में, तब राष्ट्रपति क्या कर सकता है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 से होती है, याद रखना है, आर्टिकल 352। राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है आर्टिकल 356 और 365, इसमें 2 आर्टिकल याद रखेंगे हम, 356 में 365। इसका मैं अभी अंतर बताता हूँ इसमें क्या है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 360। इसको थोड़ा सा देख लेंगे, अनुच्छेद 356 और 365 में अंतर, डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 365 एंड 356। 356 को एक लाइन में याद रखें। 356 से जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि राज्य का शासन
सही तरीके से या संविधान के प्रावधानों के अनुकूल नहीं चलाया जा रहा या वहां पर स्थिति बाहर है, तो उस हिसाब से राष्ट्रपति शासन जो लगता है 356 आर्टिकल से राष्ट्रपति लगाता है। 365 में क्या है? 365 में जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है कि अगर केंद्र सरकार ने या संघ सरकार ने कोई कार्य राज्य के लिए भेजा है या कोई निर्देश राज्य के लिए भेजा है और राज्य उसे निर्देश को ना माने, तब उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है आर्टिकल 365 से। इसका आधार क्या है? अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355 में क्या बात कही गई है? केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करेगी राज्य सरकार। ध्यान से सुनिए, 355 में ये बात की गई है कि केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेगी कौन? राज्य सरकार। अब इस आधार पर राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है वो 365 के द्वारा, चूंकि उसने राज्य सरकार ने उसका पालन नहीं किया। बात समझ रहे हैं? 360 मैंने बता ही चुका हूं, अब यहां पर आ जाए राष्ट्रीय आपातकाल। अब लिखित सलाह यहां तक क्लियर। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? जब ये घोषणा होती है तो राष्ट्रीय आपातकाल के लिए संसद का अनुमोदन 1 माह के अंदर आवश्यक है। 1 माह के अंदर मतलब कि 30 दिन के अंदर। बात समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, आपातकाल के समय संसद का अनुमोदन कितने समय के भीतर हो जाना चाहिए? 1 माह। राष्ट्रपति शासन के लिए याद रखिए 2 माह। वित्तीय आपातकाल के लिए याद रखिए 2 माह। बात समझ में आ गई होगी। एक ही क्वेश्चन को हम किस तरीके से याद करें, तो हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। क्लियर हुआ बात? 1 माह का मतलब है कि अगर संसद अनुमोदन नहीं करती है तो ये जो आपातकाल राष्ट्रपति ने जो घोषणा की है नेशनल इमरजेंसी की, ये 1 ही महीने तक रह जाएगी सीमित, अगर संसद अनुमोदन नहीं करती है। बात समझ रहे हैं? और अगर संसद अनुमोदन कर देती है 1 माह के भीतर राष्ट्रीय आपातकाल का, तो 6 माह अवधि करके हर बार अनुमोदन करवाना पड़ेगा। 6 माह की अवधि करके इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, मतलब कि अनंत काल तक, जब तक कि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय आपातकाल अभी होना चाहिए। बस इतना याद रखना, और क्या, कुछ भी। तो मेरे हिसाब से ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर? अब इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा देख लें राष्ट्रपति शासन में। राष्ट्रपति शासन में यदि संसद 2 माह के भीतर अनुमोदन कर देती है, क्योंकि इसका 2 माह के भीतर है, तो इसमें अनुमोदन के बाद 6 माह कर इसे अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं, अनंत काल तक नहीं। ये बात याद रखिए राष्ट्रपति शासन में 6 माह कर इसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। यहाँ से प्रश्न एक एग्जाम में तो ये पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति शासन की कम से कम कितनी अवधि होती है? 6 माह, और अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 3 वर्ष। क्लियर? एक फैक्ट मैं अलग से बता रहा हूँ, ये हमें याद रखना है। एक राष्ट्रपति शासन के समय केवल अगर प्रेसिडेंट रूल रहा हो तो ये 6 माह की जगह 1 साल के लिए भी बढ़ाया जा सकता है, एक साथ 1 साल के लिए। लेकिन कब बढ़ेगा वो? अगर निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह प्रमाणित कर देता है कि उस राज्य में चुनाव कराने अभी हाल के हालात नहीं है या चुनाव किसी हालात की वजह से नहीं हो सकते हैं, यदि निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे, तब ये संसद द्वारा 6 माह की जगह कितना हो सकता है? 1 वर्ष के लिए तब बढ़ाया जा सकता है। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई है। ये पूरा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। 2 माह के अंदर अनुमोदन राष्ट्रपति का, मतलब कि राष्ट्रपति शासन का संसद द्वारा। 6 माह का कितने वर्ष अधिकतम बढ़ाया जा सकता है? निश्चित काल नहीं, राष्ट्रपति शासन केवल 3 साल। उसके बाद 1 साल का बढ़ाया जा सकता है संसद के अनुमोदन के बाद 1 साल। राष्ट्रपति शासन 1 साल भी बढ़ सकता है 6 माह की जगह, लेकिन कब?
वो जब बढ़ेगा 1 साल के लिए, अगर निर्वाचन आयोग ये कह दे कि उस राज्य में निर्वाचन कराना अभी ठीक नहीं है या उस हालात में वो राज्य नहीं है, तब उस स्थिति में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। बात समझ में आ गई। उसके बाद अगर हम वित्तीय आपातकाल की बात करें, फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसमें भी संसद के 2 माह के भीतर अनुमोदन आवश्यक है। क्लियर? अब जब 2 माह के भीतर आवश्यक है तो इसमें सेम कंडीशन अप्लाई करनी है राष्ट्रीय आपातकाल वाली। 6 माह कर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है अनिश्चित काल तक, जब तक राष्ट्रपति को ऐसा लगता है फाइनेंशियल इमरजेंसी चल रही है। बात समझ रहे हैं? अरे बात समझ में आ रही है? मतलब कि इसमें 6 माह कर अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, जब तक उसे ऐसा लगता है जब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी है। क्लियर? फाइनेंशियल इमरजेंसी में इतना याद रखना है, जब भी ये वित्तीय आपातकाल लगता है तो राज्य की जो वित्तीय प्रणाली है, या फिर कह सकते हैं अंग्रेजी में फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द स्टेट, वो सब केंद्र के हाथों में चला जाता है। बात समझ रहे हैं? राज्य का जो वित्तीय प्रणाली है, फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द स्टेट, वो केंद्र के हाथों में चला जाता है, हैंड ओवर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ रहे हैं? तो इतना याद रखना इससे। उसके बाद अगला स्टेप ये है कि बहुमत कितना होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, बहुमत। राष्ट्रीय आपातकाल के लिए जो संसद ये जो अनुमोदन करेगी, इसका बहुमत होना चाहिए 2/3, विशेष बहुमत जिसे हम बोलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद का अनुमोदन के लिए कितना बहुमत होना चाहिए? 2/3। बात समझ में आ रही है? जिसको हम कहते हैं स्पेशल, विशेष बहुमत, या फिर अंग्रेजी में स्पेशल मेजोरिटी। अब इन दोनों के याद करने के लिए बहुत आसान तरीका है, साधारण बहुमत, साधारण बहुमत। इस तरीके से स्टेप बाय याद करें। यहाँ होता है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब होता है 50% + 1। साधारण बहुमत। और ये भी क्या होता है आगे? साधारण बहुमत। बात समझ में आ रही है? ये बहुत बड़ी चीजें हैं, लेकिन हम छोटे में करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि बड़ी चीजें हम छोटे पोर्शन में पढ़ लें। ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बड़ी टॉपिक को एक छोटे चीज में पढ़ लें। तो देखिए यहाँ से प्रश्न क्या एग्जाम में बनेंगे, कुछ भी बहुत आराम से कर सकते। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद का अनुमोदन 2/3, राष्ट्रपति शासन के लिए साधारण बहुमत, वित्तीय आपातकाल के लिए साधारण बहुमत। बात समझ में आई? अब इसको थोड़ा सा इस तरीके से सुन लें। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राज्य की कार्यपालिका और विधायिका निलंबित नहीं होती, मतलब कि वो सस्पेंड नहीं होती, राज्य की कार्यपालिका और विधायिका, बल्कि राज्य के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संघ को चला जाता है, केंद्र को। ध्यान से समझिए, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, यहां पर देख लो, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राज्य की जो कार्यपालिका है, विधायिका, इसका मतलब राज्य की जो सरकार है, या राज्य की विधायिका मतलब की विधानसभा और विधान परिषद, उन पर कानून वो निलंबित नहीं होती, लेकिन उन पर कानून बनाने का अधिकार कहां चला जाता है? केंद्र को। इतना याद रखना बस, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद राष्ट्रपति शासन में क्या होता है? राज्य की कार्यपालिका और विधायिका निलंबित हो जाती हैं। भाई आप समझते ही हैं, राष्ट्रपति शासन में निलंबित हो जाती हैं और सारी शक्तियां कहां चली जाती हैं? केंद्र को। बात समझ में आ गई? अगर हम वित्तीय आपातकाल की बात करें तो जो फाइनेंशियल सिस्टम है स्टेट का, मतलब वित्तीय प्रणाली है स्टेट की, वो कहां चली जाती है? केंद्र के हाथों में चली जाती है। तो लगभग ये मान के चलिए तीनों प्रकार के आपातकाल में जो मेन शक्तियां हैं वो कहां चली जाती हैं? केंद्र के हाथों में। बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद अगर वापस लेने की बात है, ये चीज और सीख लें और एक ही स्टेप में तीनों को क्लियर करें। अगर वापस लेने की बात है तो राष्ट्रपति कभी भी किसी भी समय किसी भी आपातकाल को वापस ले सकता है, चाहे वो राष्ट्रीय आपातकाल हो, चाहे वो राष्ट्रपति शासन हो, चाहे वो वित्तीय आपातकाल हो। हालांकि आज तक वित्तीय आपातकाल कभी भारत में नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन 100 से भी अधिक बार लग चुका है।
नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल सिर्फ 3 बार लगा है, वो बता दिया जाएगा, लेकिन मैं जो अभी बात कर रहा हूँ उस चीज को याद रखिए। राष्ट्रपति किसी भी समय किसी भी आपातकाल को वापस ले सकता है, ये चीज तो आ गई होगी दिमाग में। लेकिन अब ये वाला सिस्टम देखिए कि कहने के बाद कैसे लेगा। राष्ट्रीय आपातकाल यदि लगा हुआ है और संसद का एक सदन है जिसका नाम है लोकसभा, जिसे लोगों का सदन या लोग प्रिय सदन भी कहते हैं, क्योंकि वो जनता के चुने हुए सदस्य वहां आते हैं। लोकसभा यदि साधारण बहुमत से, देखिए यहाँ और है यहाँ और है, अगर लोकसभा साधारण बहुमत से, साधारण सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति से यह कह दे कि राष्ट्रपति जी नेशनल इमरजेंसी को वापस लीजिए, तो राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी को वापस लेने के लिए बाध्य हो जाएंगे, उन्हें लेना पड़ेगा। अगर लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति से यह कहे कि नेशनल इमरजेंसी मतलब राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लीजिए, तब वो वापस ले सकते हैं, वापस लेना पड़ेगा। बात समझ में आई? अब बात आ जाती है राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल की। इसमें किसी भी बहुमत की जरूरत नहीं है, किसी बहुमत की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति अपने आप बिना बहुमत के वापस ले सकते हैं। तो यहाँ ध्यान आ जानी चाहिए, इसमें किसी भी बहुमत की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति किसी भी समय वापस ले सकते हैं, इसमें भी किसी भी बहुमत की जरूरत नहीं है। वित्तीय आपातकाल में भी राष्ट्रपति किसी भी समय वापस ले सकते हैं। बात समझ में आ गई? बात आ गई जी समझ में आप सभी के? अरे आ गई समझ में? अब इसके बाद जो सिर्फ लास्ट पॉइंट जो बचा है उसे इसे और देख लें। राष्ट्रीय आपातकाल देखो हमारे होते हैं फंडामेंटल राइट, कहाँ निलंबित होते हैं कहाँ निलंबित नहीं होते हैं उसे थोड़ा सा हम देख लें। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, पहले तो यहां लिख लें कि राष्ट्रपति शासन के समय या राष्ट्रपति शासन लागू होने पर फंडामेंटल राइट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो एक ही लाइन में ये समझ आ जानी चाहिए कि जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, राष्ट्र जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं, अगर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो हमारे मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब यहाँ से ये सीधा सा क्लियर हो चुका है कि जो राष्ट्रपति शासन है उसके समय फंडामेंटल राइट ना ही निलंबित होते ना ही कुछ होते। ये बात समझ में आ गई होगी, सिंपल सी बात। अगर हम नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी तो अभी तक लगी नहीं है, ठीक है, ये भी हमें याद रखना। राष्ट्रीय आपातकाल के समय एक आर्टिकल है अनुच्छेद 358, एक आर्टिकल है अनुच्छेद 358। अनुच्छेद 358 के तहत इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही गई है साफ शब्दों में कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो अनुच्छेद 19 में दिए गए जो भी मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 19 में दिए गए जो भी 6 प्रकार के आपकी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, वो स्वतः समाप्त हो जाएंगी, करने की जरूरत नहीं है। नेशनल इमरजेंसी लागू होने पर वे स्वतः समाप्त हो जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी। आर्टिकल 358 में ये बात कही गई है कि जो अनुच्छेद 19 है उसमें जो हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है फंडामेंटल राइट में, वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। लेकिन वो आधार वो 2 आधार कौन से हैं जिन पर ये युद्ध की मतलब की घोषणा होनी चाहिए? तो देखो ये चीज याद रखनी है, अगर युद्ध के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त होगा, याद रखनी है ये बात। अगर बाह्य आक्रमण पर आपातकाल लगा है इस आधार पर तो अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त होगा। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, नेशनल इमरजेंसी लगी है, तो अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त नहीं होगा। ये बात याद रखनी है। और इसके साथ ये भी याद रखना है कि ये जो व्यवस्था की गई, ये व्यवस्था की गई 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। बात समझ में आ गई होगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक ही प्रश्न एग्जाम में बनेगा कि किस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने पर
अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त नहीं होता। तो ये है आपका सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यदि नेशनल इमरजेंसी लगती है तो अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त नहीं होता। बात समझ में आ गई। उसके बाद एक आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल 359, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 359। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2014 मेंस में यहां से प्रश्न पूछा गया यूपीएसआई मेंस। अनुच्छेद 359 के द्वारा ये कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है, प्रेसिडेंट को, कि भारत का राष्ट्रपति फंडामेंटल राइट को निलंबित कर सकता है। आर्टिकल 359 के द्वारा भारत के संविधान में व्यवस्था की गई है जो राष्ट्रपति है, हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनको मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति दी गई है, लेकिन 2 आर्टिकल छोड़कर 20 और वे 21। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला तो यहाँ से यही क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति फंडामेंटल राइट को निलंबित करता है? 359। दूसरा प्रश्न ये बनेगा, मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन करता है? राष्ट्रपति। तीसरा प्रश्न ये बनेगा कि संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत भारत का राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है किन अनुच्छेदों को छोड़कर? 20 और 21 को छोड़कर। बात समझ रहे? हालांकि इसमें कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी, फंडामेंटल राइट का जो संरक्षक होता है एग्जाम में पूछा जा सकता है, द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट, तो वो होता है आपका सर्वोच्च न्यायालय या फिर न्यायपालिका, क्योंकि हमारा रक्षक जो होता है मौलिक अधिकारों का वो वही होती है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर हुआ इतना? और राष्ट्रपति शासन पर मौलिक अधिकारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ये बात हमें याद रखनी है कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो भारत में आज तक नहीं लगी। राष्ट्रपति शासन 100 से भी अधिक बार लग चुका है, सभी में देखें तो। और सर्वप्रथम ये 1951 में पंजाब के पेप्सू में लगा था, लिख सकते हैं। राष्ट्रपति शासन सबसे पहले 1951 में पंजाब के पेप्सू में लगा था। याद रखनी है ये बात, थोड़ा सा याद रख लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगे हैं हमारे, उन्हें हम लिख लेंगे। एक राष्ट्रीय आपातकाल पहला 1962 में लगा है, चीन से युद्ध के समय। दूसरा आपातकाल हमारा 1971 में लगा है, पाकिस्तान से युद्ध के समय। तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल हमारा 1975 में लगा है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। अभी तक 3 बार ऐसा मौका आया है जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है। एक बार देख लें। पहला राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 1962 में लगा, चीन से युद्ध के समय। दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल 1971 में लगा, पाकिस्तान से युद्ध के समय। और तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी 1975 में लगी, आंतरिक अशांति के आधार पर। कुल मिलाकर 3 बार तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। कब नहीं लगा ऐसा पूछा जा सकता है। 3 ऑप्शन में ये होंगे, एक कोई और होगा। राष्ट्रपति शासन अब तक 100 से अधिक बार लगाया जा चुका है और वित्तीय आपातकाल अभी तक कभी भी लागू नहीं किया गया। तो बात समझ में आ गई होगी।